हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी भाषा के 30 फटाफट क्वेश्चंस। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हों तो 30 क्वेश्चन कंपलसरी उसमें हिंदी सब्जेक्ट के आते ही आते हैं। ठीक है, तो आपको मॉक टेस्ट देना है ये, और मैं फटाफट आपको क्वेश्चंस बताऊंगी, ऑप्शंस दूंगी, और आप फटाफट उसको जो है कमेंट सेक्शन में आंसर देते हुए और अपना अभ्यास करेंगे। सी टेट हो, सुपर टेट हो, अदर कोई भी टेस्ट हो आपका एग्जामिनेशन वाला, टीजीटी हो, पीजीटी हो, या फिर आपका नीट का एग्ज़ाम हो, या कोई भी एग्ज़ाम हो, हर ही कंपटीशन में हिंदी भाषा तो लमसम होती ही होती है, मैक्सिमम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर करे अपना मॉक टेस्ट हिंदी भाषा का। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आप काउंटिंग पे मत जाइएगा, 31 से स्टार्ट है ये, 31 से और 60 तक। ठीक है, 31 से 60 तक ये क्वेश्चन आपको जो है कंटिन्यू दिए जाएंगे, 30 क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है, एक अनुच्छेद नंबर 315 में, दूसरा है अनुच्छेद नंबर 343 में, तीसरा है अनुच्छेद नंबर 368 में, या अनुच्छेद नंबर 385 में। आपको राइट आंसर देना है कि इनमें से कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जिसमें हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित किया गया है। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर 2। अनुच्छेद 343 में जो है हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पहला देखिए, पद्मावत है, पृथ्वीराज रासो है, रामचरितमानस है, या रामचंद्रिका है? कौन सा है जो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है? तो बच्चों, आप लोगों को राइट आंसर बताना है। अपना मॉक टेस्ट अपना चेक करिए और फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सा राइट आंसर हो सकता है। देखते हैं, चलिए। हिंदी को प्रथम महाकाव्य जो है, आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर 2, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो इज द राइट आंसर। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? ऑप्शन देखिए, एकाक्षरी, दूसरा द्रविड़, तीसरा भारोपीय, या चौथा सेमेटिक। आपको राइट आंसर देना है कि हिंदी किस परिवार की भाषा है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपके एकाक्षरी, द्रविड़, भारोपीय और सेमेटिक है, तो आपको राइट आंसर देना है। तो बच्चों, यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, भारोपीय। हिंदी भाषा जो है भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, 34 नहीं, 4 है यहाँ पर, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 31 से 60 तक आपको 30 क्वेश्चन ही उपलब्ध कराए जाएंगे। निम्नांकित में मूर्धन्य व्यंजन बताइए। निम्नलिखित व्यंजन लिखे हुए हैं, यहाँ पर चारों में व्यंजन दिए हुए हैं। आपको बताना है मूर्धन्य व्यंजन कौन कौन से हैं। ऑप्शन है आपका पा, फा, बा, भा, या दूसरा देखिए का, खा, गा, घा, तीसरा देखिए टा, ठा, डा, ढा, या चौथा ता, था, दा, धा। आपको राइट आंसर बताना है कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा। मूर्धन्य व्यंजन हमारे कौन से हैं बताना है आपको। तो बच्चों, फटाफट बताइए मूर्धन्य व्यंजन कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, आप यहाँ पर देखिए, फर्स्ट वाला अगर देखते हैं, उपधुमानी या नामोस्टो, ये तो आपका वो है पा वर्ग जो होता है, होठ से बोला जाता है, तो ये पा वर्ग वाला आपका ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा अगर आप ये वाला लगाते हैं। ठीक है, और ये है अकुह विसर्जनीय कंठा। अगर आपने सूत्र याद करे हों इसके, तो जो है अकुह विसर्जनीय का वाला का वर्ग आपका आ जाता है कंठ से। ठीक है, कंठ से आ जाता है, तो अगर ये वाला होता है तब भी गलत हो जाएगा।
ठीक है। और लुतल सानाम दंता, तो ये ता था दादा ना ता वर्ग जो आ जाता है आपका दंत से, ठीक है। लेकिन ऋटुर शाणाम मूर्धा, ये आ जाता है आपका टा वर्ग मूर्धा से, यानी कि आपका यहाँ पर ऑप्शन ठीक हो जाता है तीसरा नंबर। मूर्धन व्यंजन है आपके टा ठा डा ढा ड़ा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित वर्तनी में की दृष्टि से अशुद्ध शब्द बताइए। निम्नांकित में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द बताइए। हमें यहाँ पर अशुद्ध शब्द बताना है। ऑप्शन देखिए यहाँ पर, अनाधिकार, कवयित्री, पुरस्कार या संन्यास। आपको राइट आंसर बताना है कि यहाँ पर कौन सा सही आंसर है। जो है मतलब कहने का ये है कि क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा है, लेकिन यहाँ पर जो अशुद्ध वाक्य लिखा हुआ है, अशुद्ध शब्द लिखा हुआ है, वह आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए, अनाधिकार यह सही लिखा है, कवयित्री सही लिखा है। यहाँ पर तीसरा देखिए पुरस्कार, यह भी सही लिखा हुआ है। और वर्तनी की दृष्टि से यहाँ पर अशुद्ध शब्द आपका हो जाता है संन्यास। संन्यास, क्योंकि संन्यास में यहाँ पर संन्यास बिंदी लगती है, यानी कि यहाँ पर बिंदु का प्रयोग यहाँ पर नहीं किया गया है, इसलिए ये यहाँ पर अशुद्ध शब्द है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। निम्नांकित में योगारूढ़ शब्द बताइए। निम्नांकित में योगारूढ़ शब्द बताना है आपको। ऑप्शन है आपके मलयज, दूसरा है दिवाकर, तीसरा है लंबोदर, चौथा है माधव। आपको राइट आंसर देना है इसमें कौन सा सही है, योगरूढ़ शब्द कौन सा है, इन चारों में बताना है आपको। फटाफट से राइट आंसर बताइए कि इसमें यहाँ पर योगरूढ़ शब्द कौन सा हो सकता है। देखिए यहाँ पर आता है आपका राइट आंसर, ऑप्शन हो जाता है यहाँ पर 3, लंबोदर। लंबोदर शब्द आपका योगरूढ़ शब्द है, क्योंकि जो शब्द जो होते हैं दो शब्दों के मेल से तो बने होते हैं, परंतु उनका प्रयोग किसी निश्चित वस्तु के लिए ऋण हो जाता है, उन्हें योगरूढ़ शब्द कहते हैं। यह लंबोदर शब्द का अर्थ है लंबे उदर वाला, किंतु यह एक विशेष व निश्चित अर्थ में गणेश जी के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है लंबोदर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है यहाँ पर 7। निम्नांकित पद में कौन सा अलंकार है। निम्नांकित पद में कौन सा अलंकार है। पद देखिए, बिनु पद चले सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। आपको यहाँ पर बताना है इस पद में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, विशेषोक्ति अलंकार है, विभावना अलंकार है, निर्दर्शना अलंकार है या व्यक्तिरेख अलंकार है। आपको यहाँ पर राइट आंसर देना है कौन सा यहाँ पर सही है। तो बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं जो है ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर 2, विभावना। प्रस्तुत पंक्ति में विभावना अलंकार है, क्योंकि जहाँ कारण के रहते हुए भी कार्य का ना होना होता है, वहाँ पर जो है आपका विभावना अलंकार होता है। यानी कि यहाँ पर जो है कारण है लेकिन कार्य नहीं हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर विभावना अलंकार होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नांकित पद किस छंद में है। यहाँ पर छंद देखना है हमें। निम्नांकित पद किस छंद में है। नवल सुंदर श्याम शरीर की, सजल नीरद सी कल कांति थी। ये यहाँ पर जो पद लिखा हुआ है इसमें हमें छंद बताना है। तो आपके ऑप्शन है मालिनी छंद है, या इंद्र वज्रा छंद है, या द्रुत विलंबित छंद है, या शालिनी छंद है। आपको यहाँ पर राइट आंसर बताना है कि इस पद में नवल सुंदर श्याम शरीर की, सजल नीरद सी कल कांति थी में कौन सा छंद है। तो यहाँ पर देखते हैं 38 नंबर 8 नंबर। यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, द्रुत विलंबित। यहाँ पर आपका द्रुत विलंबित छंद है, ठीक है, क्योंकि यह एक वर्णिक छंद है। यह एक वर्णिक छंद है जिसके सभी चरणों में वर्णों की संख्या समान रहती है, और इस छंद में प्रत्येक चरण में 12 मात्राएं होती हैं, ठीक है, 12 मात्राएं होती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो यहाँ पर प्रत्येक छंद में 12 मात्रा होंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11 और 12 वर्णिक छंद। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसका कथन है। देखिए जो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम कथन किसका है। यहाँ पर आपको बताना है वाक्यम रसात्मकम काव्यम यह कथन किसका है। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके विश्वनाथ, राजशेखर, मम्मट या पंडित राज जगन्नाथ। आपको राइट आंसर देना है कि यह कथन किसका है। तो ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है आपका ऑप्शन ए विश्वनाथ। वाक्यम रसात्मकम काव्यम आचार्य विश्वनाथ का कथन है, जिसका अर्थ होता है रसात्मक वाक्य काव्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाक पर सुपारी तोड़ना का अर्थ है, यानी नाक पर सुपारी तोड़ना, इसका क्या अर्थ है। ऑप्शन देखिए, इज्जत हल्की करना, दूसरा घृणा करना, तीसरा असंभव को संभव करना, या चौथा बहुत परेशान करना। आपको यहाँ पर राइट आंसर बताना है कि नाक पर सुपारी तोड़ना का क्या अर्थ है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन 4 बहुत परेशान करना। नाक पर सुपारी तोड़ने का अर्थ होता है बहुत परेशान करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में किस शब्द में तत्पुरुष समास है। निम्नांकित शब्द में जो लिखे हुए हैं, इसमें कौन से शब्द में तत्पुरुष समास है। तो ऑप्शन यहाँ पर देखिए दिए हुए हैं, वाचस्पति, घनश्याम, त्रिभुवन या चंद्रशेखर। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें तत्पुरुष समास है, वाचस्पति या घनश्याम, त्रिभुवन या चंद्रशेखर। तो यहाँ पर बच्चों ऑप्शन हमारा सही हो जाता है ऑप्शन 1 वाचस्पति, यानी कि वाचस्पति सामासिक पद तत्पुरुष समास है, जिसका समास विग्रह होता है वाच का पति। वाच का पति यानी कि वाणी का पति। जिस समासिक पद में विभक्ति चिन्हों का लोप होता है तत्पुरुष समास कहलाता है, और यहाँ पर जो है का लोप हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पितराज्ञा, पितराज्ञा में कौन सी संधि है। आपको बताना है पितराज्ञा में कौन सी संधि है। ऑप्शन है आपके गुण संधि है, या यण संधि है, या पूर्व रूप संधि है, या पर रूप संधि है। पितराज्ञा में इन चारों में से कौन सी संधि है, बताइए। चलिए राइट आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर आपका हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन 2 यण संधि। पितराज्ञा में आपकी यण संधि है, क्योंकि जहाँ पर ई, बड़ी ई, ऊ और ऋ के बाद भिन्न स्वर आता है, तो ई का ई हो जाता है, ई का बड़ी ई हो जाता है, ऊ का जो होता है आपका और ऋ का जो होता है कोई स्वर आता है, तो ई का ई या ई का या हो जाता है, सॉरी ई और ई का या हो जाता है, और ऊ और बड़े ऊ का वा हो जाता है, और ऋ का रा हो जाता है, यानी कि यवरला हो जाता है। ठीक है, यण संधि में जो है यवरला, यण संधि में जो होता है आपका जो है यवरला हो जाता है। ई का या, ऊ का वा, ऋ का रा और ऋ का ला हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नांकित में तद्धित प्रत्यांत शब्द बताइए। जो नीचे शब्द लिखे हुए हैं इनमें तद्धित प्रत्यांत शब्द बताना है। ऑप्शन है आपके शांत या निंदित, पतित या आदित्य। आपको राइट आंसर बताना है कि कौन सा शब्द जो है आपका तद्धित प्रत्यांत शब्द है। यहाँ पर ऑप्शन आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 2 निंदित। निंदित शब्द तद्धित प्रत्यांत शब्द है। वे प्रत्यय जो धातु को छोड़कर अन्य संज्ञा शब्दा संज्ञों में जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में जुड़ते हैं तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। यहाँ पर निंदा शब्द जो होता है इत प्रत्यय में हुआ है,
यानी कि निंदित हुआ है। निंदा विशेषण शब्द है और इसमें इत प्रत्यय लगकर निंदित शब्द बना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। मंगलेश डवराल की कृति जिसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। मंगलेश डवराल की आपको कृति बतानी है जिसके लिए मंगलेश डवराल को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो ऑप्शन है आपके घर का रास्ता, या दूसरा है हम जो देखते हैं, तीसरा है पहाड़ पर लालटेन, या चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है इनमें से मंगलेश डवराल की कौन सी ऐसी कृति है जिसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो बच्चों यहाँ पर ऑप्शन आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, हम जो देखते हैं। मंगलेश डवराल की जो हम जो देखते हैं कृति है उसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। यह अकादमी पुरस्कार इनका जो है यह काव्य था एक, और 2000 में इन्हें इस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हिंदी शब्द अनुशासन के रचनाकार का नाम बताइए। हिंदी शब्द अनुशासन के रचनाकार का नाम बताना है। ऑप्शन है आपके पंडित किशोरीदास वाजपेयी, या महावीर प्रसाद द्विवेदी, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या विद्यानिवास मिश्र। आपको राइट आंसर देना है कौन सा सही है। हिंदी शब्द अनुशासन के रचनाकार का नाम, राइट आंसर यहाँ पर बताना है पंडित किशोरीदास वाजपेयी हैं, या महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, या विद्यानिवास मिश्र हैं। देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है आपका किशोरीदास वाजपेयी, ऑप्शन नंबर 1। हिंदी शब्द अनुशासन के रचनाकार जो हैं पंडित किशोरीदास वाजपेयी जी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। काल क्रम के अनुसार निम्नांकित रचनाओं का सही अनुक्रम बताइए। काल क्रम के अनुसार यानी समय के अनुसार निम्नांकित रचनाओं का सही अनुक्रम बताइए। पहला देखिए राग दरबारी, झूठा सच, चंद्रकांता, या गोदान। दूसरा है झूठा सच, चंद्रकांता, गोदान, या राग दरबारी। तीसरा है आपका चंद्रकांता, गोदान, झूठा सच, या राग दरबारी। चौथा आपका गोदान, राग दरबारी, झूठा सच, या चंद्रकांता। आपको सही क्रम में लगाना है कि कौन सी पहले आई है रचना, कौन सी बाद में आई है, फिर कौन सी बाद में आई है, और कौन सी उसके बाद आई है। यानी कि आपको चारों की रचनाओं का सही अनुक्रम लगाना है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3। यहाँ चंद्रकांता, गोदान, झूठा सच और राग दरबारी। देखिए चंद्रकांता जो है आपकी 1891 में आई है, और गोदान आपका है 1935 में रचना इसकी आई है। झूठा सच आपका है 1960 का, और राग दरबारी 1968 का। ठीक है, देखिए यहां पर दिख रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां पर देखिए एक पैराग्राफ दिया हुआ है। अब देखिए यहां पर आपके क्वेश्चन में एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इसे पढ़ना है आपको, और उसके आधार पर 47 से 50 तक यानी कि 47, 48, 49, 50 4 क्वेश्चन आपके जो है नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर आपको देने हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग देखते हैं, पहले गद्यांश को पढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चनों का आंसर देखेंगे। देखिए, मनुष्य अपने विकास के लिए बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके अपने विविध आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, संवर्धन एवं मितव्ययता पूर्वक उपयोग मानव की कुशलता, लगन एवं समर्पण पर निर्भर है। प्रकृति के अमूल्य उपहारों वन, जल, खनिज आदि को अपने कल्याण के लिए संपूर्ण प्रयोग करना मानव मात्र की इच्छा शक्ति व तर्क शक्ति पर निर्भर है। मानव की प्रगति के लिए सतत विकास का महत्व गांधी जी ने बहुत पहले ही पहचान लिया था। इसलिए सतत विकास हेतु मानव की आत्मनिर्भरता को ध्यान में रखकर संसाधनों के संरक्षण पर जोर दिया।
विकास का ध्येय जीवन के आर्थिक ही नहीं वरन सामाजिक, आर्थिक और नैतिक स्तर को ऊंचा उठाना होना चाहिए। जहां इस आकांक्षा की पूर्ति होगी उसे इतिहास के स्वर्ण युग का नाम देना उचित ना होगा मतलब ना कि साहित्य और कला की तरक्की को। यानी कि जहां इस आकांक्षा की पूर्ति होगी उसे इतिहास में स्वर्ण युग का नाम दिया जाएगा, ना कि साहित्य और कला की तरक्की को। इस दृष्टि से भारत का स्वर्ण युग दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। गांधी जी के अग्रगामी चिंतक थे। गांधी जी अग्रगामी चिंतक थे क्योंकि वे औद्योगिकरण तथा आधुनिकीकरण की अंधी होड़ के खतरे को अच्छी तरह पहचानते थे। वे नव औद्योगिक सभ्यता की अमानवीय प्रकृति के घोर विरोधी थे। 20वीं सदी के प्रारंभ में जब पूरा विश्व विकास की ओर भाग रहा था तब गांधी जी ने हिंद स्वराज द्वारा विश्व समुदाय को आगाह किया। वे ऐसे विकास के समर्थक थे जो न सिर्फ मानव समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करे वरन स्थायी रूप से भविष्य के लिए निर्बाध विकास का आधार प्रस्तुत करे। तो ये हमारा पैराग्राफ था। अब चलिए देखते हैं हम इससे संबंधित क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पर जो है आपका क्वेश्चन नंबर 47 पैराग्राफ से संबंधित है, जो अभी हमने पैराग्राफ पढ़ा। चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, प्राकृतिक संसाधनों की इच्छा शक्ति व तर्क शक्ति से प्रयोग का अभिप्राय क्या है। यानी कि यहाँ पर पैराग्राफ में दिया हुआ था, तो दिया हुआ है प्राकृतिक संसाधनों का इच्छा शक्ति व तर्क शक्ति से प्रयोग का अभिप्राय क्या है। यहाँ पे अर्थ पूछा है। ऑप्शन देखिए यहाँ पे, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन ना किया जाए, या फिर इच्छा के अनुरूप प्रयोग किया जाए, या फिर न्यूनतम आवश्यकता के अनुरूप प्रयोग किया जाए, या चौथा संरक्षण व संवर्धन की भावना के साथ मितव्ययतापूर्वक उपयोग किया जाए। तो बच्चों यहाँ पर जो है ऑप्शन इजीली होते हैं ये वाले। तो प्राकृतिक संसाधनों की इच्छा शक्ति, यहाँ पे आप अपना दिमाग लगाकर अपना माइंड से, विवेक से भी आप इसका आंसर दे सकते हैं कौन सा आपको सही लग रहा है कि क्या क्या करना चाहिए। यहाँ पर देखिए, दोहन ना किया जाए, ये तो राइट है ही, ठीक है। इच्छा के अनुरूप प्रयोग किया जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता इच्छा के अनुरूप, जब इच्छा प्रयोग कर लो हैं कुछ भी करते रहो, ऐसा भी नहीं होगा, ये भी गलत है। न्यूनतम आवश्यकता के अनुरूप प्रयोग किया जाए। अब न्यूनतम क्या है, किसी को ज़्यादा आवश्यकता है, किसी को कम आवश्यकता है, न्यूनतम क्या होता है, ये तो नहीं माना जाएगा। दोहन ना किया जाए, चलो एक पल को राइट मान लेते हैं, लेकिन राइट आंसर यहाँ पर हमारा दिमाग से, हमारे विवेक से क्या होगा, संरक्षण व संवर्धन की भावना के साथ। यानी कि हमें उसे सुरक्षित भी रखना है और उसको बढ़ाना भी है, उस भावना के साथ मितव्ययतापूर्वक उपयोग करना। तो यहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों का ये वाला राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वर्ण युग से गांधी जी का अभिप्राय क्या था। स्वर्ण युग से गांधी जी का अभिप्राय क्या था। ऑप्शन देखिए यहाँ पर, देश के आर्थिक विकास का युग, या ऑप्शन यहाँ पे देखिए साहित्य और कला के विकास का युग था, या फिर सामाजिक मान्यताओं के परिवेश में आर्थिक व नैतिक विकास का युग है, या औद्योगिक विकास का युग है। राइट आंसर देना है आपको कि स्वर्ण युग से गांधी जी का क्या अभिप्राय था। देखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका जो है वो हो जाता है, स्वर्ण युग से गांधी जी का अभिप्राय सामाजिक मान्यताओं के परिवेश में आर्थिक व नैतिक विकास के युग से है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा आपका ऑप्शन 3। सामाजिक मान्यताओं के परिवेश में आर्थिक व नैतिक विकास का युग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, गांधी जी को अग्रगामी चिंतन क्यों कहा गया। गांधी जी को अग्रगामी चिंतन क्यों कहा गया। ऑप्शन देखिए, उन्होंने स्वाधीनता आंदोलन का नेतृत्व किया इसलिए, या फिर उन्होंने अपनी दूरदृष्टि से आधुनिकीकरण के खतरे को भांप लिया था इसलिए, उन्होंने हिंद स्वराज पुस्तक की रचना करी इसलिए, या उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का बीड़ा उठाया इसलिए। देखिए अग्रगामी चिंतन किस विषय पे कहा जा सकता है इसमें से, आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए। नो, राइट नहीं है ये वाला आंसर। ना फिर हिंद स्वराज की पुस्तक की रचना करने के लिए उन्हें अग्रगामी चिंतन कहा जाए कि जो है उपाधि दी जाएगी। ठीक है, और ना ही हिंदू मुस्लिम एकता का बीड़ा उठाया इसलिए उन्हें अग्रगामी चिंतन कहा जाएगा। देखिए
ऑप्शन को देखकर ही बहुत सरलता से आप जो है उसका राइट आंसर दे सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन 2, ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि गांधी जी ने अपनी दूरदृष्टि से आधुनिकीकरण के खतरे को भांप लिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा 50 नंबर क्वेश्चन जो है पैराग्राफ संबंधित आखिरी क्वेश्चन है। विकास का अनिवार्य लक्षण है कि, यानी कि विकास का अनिवार्य लक्षण कौन सा है इसमें से? ऑप्शन देखिए, विकास सतत व नैतिक हो, या फिर व्यक्ति की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो विकास, या तीसरा विकास भौतिक संपन्नता का आधार हो, या चौथा विकास मूल्य पारंपरिक हो। यहाँ पे आपको राइट आंसर देना है। अब देखिए, विकास व्यक्ति की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करे, या विकास भौतिक संपन्नता का आधार हो, या विकास मूल्य पारंपरिक हो। देखिए यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर आपके पैराग्राफ के हिसाब से होगा ऑप्शन नंबर 1 सही। जो विकास होता है सतत व नैतिक हो, ठीक है, अच्छा हो, और सतत माने सब तरफ हो, सबका हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कविता शिक्षण में मौन पाठ वर्जित है क्योंकि, जो कविता पढ़ते हैं तो उसमें मौन पाठ वर्जित है। मौन रूप से कविता नहीं पढ़ी जाती, लेसन पढ़े जाते हैं, सभा पाठ पढ़े जाते हैं, लेकिन कविता का पाठ मौन वर्जित है क्योंकि समय का दुरुपयोग होता है। ऑप्शन देखिए, यहाँ पर राइट आंसर बताना है आपको। समय का दुरुपयोग होता है, या 2 छात्रों का अवधान बाधित होता है, या 3 इससे रस अनुभूति में व्यवधान होता है, या शिक्षण का प्रभाव समाप्त होता है। अब देखिए यहाँ पर राइट आंसर आपको बताना है। अब देखिए यहाँ पर समय का दुरुपयोग होता है, ये तो कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखो कविता तो वैसे भी गाई जाती है ना। छात्रों का अवधान बाधित होता है, अवधान कहाँ बाधित होगा? ये तो कविता तो पढ़ने में ही मजा आता है ना। तो प्रभा तो समाप्त तो होगा ही, प्रभा समाप्त हो जाएगा, क्या प्रभा समाप्त होगा, या रसानुभूति में व्यवधान होगा। अगर आपको मौन पाठ वर्जित है क्योंकि इसमें रसानुभूति में व्यवधान होता है। रस अनुभूति यानी कि जो उसमें कविता में रस होता है, जिसका हम जो है अपने ऊपर अनुभूति, जो अपने जो है दिमाग में उसको लेके चलते हैं, वो जो अनुभूति होती है हमें कविता पढ़ने के बाद, वो उसकी जो है अनुभूति मन में पढ़ने से नहीं होती है। इसलिए कविता शिक्षण में मौन पाठ वर्जित होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, इसमें रस अनुभूति में व्यवधान होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 52। प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है, कौन सी विधि है? प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? ऑप्शन देखिए, सूत्र अथवा निगमन प्रणाली, या दूसरी आगमन प्रणाली, या तीसरी पाठ्य पुस्तक प्रणाली, या चौथी समवाय अथवा अंतर्योग प्रणाली। राइट आंसर बताइए। यहाँ पर कौन सी विधि जो है व्याकरण शिक्षण की सर्वोत्तम विधि होगी? सूत्र अथवा निगमन प्रणाली, आगमन प्रणाली, पाठ्य पुस्तक प्रणाली, या समवाय अथवा अंतर्योग प्रणाली। देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, आगमन प्रणाली। आगमन प्रणाली प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है क्योंकि आगमन में उदाहरण देकर नियम तक पहुंचा जाता है और उदाहरण द्वारा सही बच्चों के ज्ञान को जाना जाता है, जिससे शिक्षक को व्याकरण शिक्षण में सहायता मिलती है। साथ ही शिक्षण जो होता है प्रभावी बनता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विद्यार्थियों के भाषा कौशलों के विकास को बढ़ावा मिल सकता है जब उन्हें, इसमें आगे देखिए, आगे आपको ऑप्शन बताना है कि क्या हो। ऑप्शन देखिए, आपस में वार्तालाप व खेल के अवसर प्रदान किए जाएं, या फिर अपने संदेशों के प्रतिपादन के लिए प्रोत्साहन दिया जाए, या तीसरा विभिन्न संदर्भों में शब्दों के अर्थों का प्रदर्शन किया जाए, या उपरोक्त सभी कुछ किया जाए। अब देखिए, विद्यार्थी के भाषा कौशल का विकास में बढ़ावा किस में मिल सकता है? आपस में वार्तालाप व खेल के अवसर प्रदान किए जाएं, वैसे तो इसमें भी मिलेगा। अपने संदेशों को प्रतिपादन के लिए प्रोत्साहन दिया जाए, ये भी ठीक है। विभिन्न संदर्भों में शब्दों के अर्थों का प्रदर्शन किया जाए, ये भी ठीक है। यानी कि यहाँ पर तीनों ही आंसर ठीक हैं, तो उपरोक्त सभी कुछ किया जाए, ये राइट आंसर आपका चौथा वाला इसमें हो जाएगा। अगला देखिए, भाषा वे प्राथमिक माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने समाज को प्रभावित करता है
तथा समाज से प्रभावित होता है। यह कथन किसका है? ये एक कथन है, भाषा एक प्राथमिक माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने समाज को प्रभावित करता है तथा समाज से प्रभावित होता है। यह कथन किसका है आपको बताना है। ऑप्शन है यहाँ पे स्वीट का या हरलॉक का या कोमास्की का या एलिस का। आपको राइट आंसर बताना है कौन सा सही है। तो बच्चों यहाँ पर राइट आंसर आपका सही हो जाता है एलिस। यह कथन एलिस का है। एलिस के द्वारा भाषा वह प्राथमिक माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने समाज को प्रभावित करता है तथा समाज से प्रभावित होता है। यह कथन एलिस का है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी भाषा में स्पर्श व्यंजनों की संख्या है। ठीक है, यहाँ पर बताना है आपको स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है हिंदी भाषा में। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 22 है या 23 है, 24 है या 25 है। आपको बताना है हिंदी भाषा में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो बच्चों आपको बता दें हम, जो आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं वही आपके वर्ग होते हैं। तो आपके हिंदी में 5 वर्ग होते हैं और प्रत्येक वर्ग में जो होते हैं आपके 5 अक्षर, जो 5 वर्ण होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि का से लेके जो होते हैं ना तक के आपके वर्ण होते हैं, ये आपके स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं और यही आपके वर्ग होते हैं। का वर्ग जो है, का वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पापर और ना वर्ग। ठीक है, तो का खा गा गांगा का खा गांगा च उआ टठड़ा तथना प फ मा। तो यहाँ पे आपका जो होता है ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 25। तो 5 वर्ण, प्रत्येक वर्ण में वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, 5 वर्ग होते हैं, प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। इस हिसाब से 25 वर्ण आपके जो होते हैं वह स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, वह दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? अब देखिए, एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, दूसरा बच्चा वही द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। सपोज कीजिए हमारी मातृभाषा हिंदी है, हम नॉर्मली सीख रहे हैं, लेकिन विदेश में जो है वो हिंदी सीख रहे हैं तो वह द्वितीय भाषा के रूप में आ जाता है, क्योंकि वहाँ की पिछली भाषा उनकी जो है आसपास में बोले जाने वाली भाषा होती है। ठीक है, क्षेत्रीय भाषा होती है। तो हम जो सीख रहे हैं और दूसरा बच्चा जो द्वितीय भाषा के रूप में वही भाषा सीख रहा है, तो इसमें कौन सी प्रकार की त्रुटि बच्चा कर सकता है? तो ऑप्शन यहाँ देखिए, अत्यधिक संशुद्धता, या दूसरा अधिकाधिक सामान्यीकरण, या तीसरा सरलीकरण, या चौथा विकासात्मक। आपको राइट आंसर देना है कि कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका सही हो जाता है तीसरा, सरलीकरण। देखो दोनों ही जने सीख रहे हैं तो ये दोनों ही त्रुटि कर सकते हैं, है ना, सरलीकरण। अब यहाँ पर देखिए नीचे दिए गए पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना है। ये देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 57 से 60 तक जो है नीचे दिए पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उचित उत्तर वाले विकल्प का चयन करना है। तो चलिए पहले हम पद्यांश को पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, पद्यांश है हमारा, आज क्यों तेरी वीणा मौन, आज क्यों तेरी वीणा मौन, शिथिल शिथिल तन थकित हुए कर, स्पंदन भी भूला जाता डर, मधुर कसकसा आज हृदय में आन समाया कौन। आज क्यों तेरी वीणा मौन, झुकती आती पलके निश्चल, झुकती आती पलके निश्चल, चित्रित निर्दित से तारक चल, सोता पारा वार द्रगों में भर भर लाया कौन। आज क्यों तेरी बीड़ा मौन। देखिए यहाँ पर बीड़ा वाणी के लिए होते हैं। शिथिल हो गया तन, थकित हो गए हाथ, स्पंदन भी भूल जा रहा है, डरा डरा जा रहा है, कसक है हृदय में, कौन ऐसा आगे समा गया है, पलकें झुकी जा रही हैं, चित्रित निर्धन तारक चल, सोता परवार द्रगों में भर लाया कौन, आज क्यों तेरी बीड़ा मौन। चलिए इसके बहुत ही बढ़िया जो है यहाँ पर पद्यांश दिया हुआ है, और चलिए इसके क्वेश्चन देख लेते हैं कौन से क्वेश्चन हैं। मुझे बहुत मज़ा आता था
पद्यांश पढ़ने में। जब मैं जो है क्लास में थी और मेरे पास एक काव्य की किताब हुआ करती थी हिंदी में, तो मैं मोस्टली उस किताब को पूरा ही पढ़ लिया करती थी, क्योंकि मुझे काव्य में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो मुझे बहुत ही मज़ा आता था उन चीज़ों को पढ़ने में। और मुझे आज भी याद है कि जो भी कविताएं होती थी वो पढ़ के जो है कभी कभी ऐसा होता था रोंगटे से खड़े हो जाते थे। इतना अच्छा मार्मिक चित्रण जो है कवियों द्वारा किया गया है किताबों में कि अगर हम उसमें डूब जाते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें अनुभूति होती है कि वाह कितना सुंदर उन्होंने रचना की है। और कुछ पंक्तियाँ तो ऐसी होती हैं कि कंठस्थ हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। देखिए एक मतलब वो जो नॉर्मल सी थी, एक चींटी वाली कहानी जो आपकी नॉर्मल हाई स्कूल में शायद दी हुई है। चींटी को देखा सरल विरल काली रेखा, तम के तागे से जो हुलडुल चलती लघुपद पल पल मिलजुल। इतनी बढ़िया कविता थी। और वह तोड़ती पत्थर, ये सब हाई स्कूल की कविताओं में मैंने बहुत पढ़ी हैं और मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता था इन चीज़ों को पढ़ने में। और काव्य से मेरा शुरू से ही बहुत ज़्यादा लगाव रहा है। और अब ये काव्य की जो पंक्तियाँ मेरे सामने आई हैं तो मुझे अंदर से बिल्कुल अपना वो समय याद आ गया और बोले बिना नहीं रह पाई मैं। और ये जो है चलिए कोई बात नहीं, बात आई है तो इतना जो है आपको बता दिया। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कुछ क्वेश्चन रह गए हैं आपके, 30 क्वेश्चन कंप्लीट होने वाले हैं। तो ये कविता जो ऊपर दी हुई है, पद जो ऊपर दिया हुआ है, पद है, ठीक है। इस कविता के रचयिता कौन है? आपको ये ऊपर जो कविता लिखी हुई है, आज क्यों तेरी बीड़ा मौन, जो हम लोगों ने पढ़ी है, उस कविता के रचनाकार बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपके हो जाते हैं मन्नूदेवी भंडारी, सुमित्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा या निर्मला गर्ग। तो बच्चों यहाँ पर आपको राइट आंसर देना है। राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3। बिना देर करे देखते हैं, काफ़ी टाइम होता चला जा रहा है और 30 क्वेश्चनों में जहाँ तक कोशिश करी थी मैंने जल्दी निपट जाए और अच्छे से समझाने के चक्कर में, और टाइम भी आपका जो है कोई बात नहीं, टाइम का क्या है, टाइम तो कोई बात नहीं, लेकिन अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। मोस्टली ये होता है समझाने का मतलब कि बच्चा हमारा समझ ले, है ना, ठीक है। आप लोगों को आशा करते हैं आप लोग समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन अगला देखिए, अपठित पद्यांश में किस रस की अभिव्यक्ति है? रस बताना है इसमें। देखिए यहाँ पर आपको पढ़ने पर किस प्रकार का जो है भाव व्यक्त हो रहा है, कैसा लग रहा था आपको कि तन शिथिल हो गया है, हाथ थक गए हैं, डर बैठ गया है और कसक है हृदय में, और झुकती हैं नज़रें, पलकें निश्चल हो रही हैं, निद्रित है, और सब चीज़ जो है मतलब अच्छी नहीं है इसमें, है ना। तो इस पद्यांश में किस रस की अभिव्यक्ति होगी बताइए। ऑप्शन यहाँ पर है करुण रस, शांत रस, श्रृंगार रस या अद्भुत रस। देखिए श्रृंगार रस तो किसी हाल में हो नहीं सकता, श्रृंगार रस तो प्रेम भाव में होता है नहीं, अद्भुत आश्चर्य में होता है, वाह, ठीक है। शांत मतलब नॉर्मल सी होती, लेकिन यहाँ पर क्या है, बिल्कुल शरीर निश्चल हो गया है, परेशान है इंसान, ठीक है, तन शिथिल हुआ है, कसक है आवाज़ में, डर बैठा हुआ है, पलकें निश्चल हो रही हैं, शरीर काम नहीं कर रहा है, तो इसमें क्या होता है, करुण रस होगा, ठीक है। करुण रस भाव से कविता को पढ़ने से ही हम लोग मतलब कविता को पढ़ने से ही जो भाव व्यक्त होता है ना, उसे रस की संज्ञा दी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाव व्यंजन की दृष्टि से यह कविता कैसी है? ध्रुवोद रचना है, श्रेष्ठ रचनाओं में से एक है, आरंभिक रचना है, या प्रकृति चित्रण की दृष्टि से बेजोड़ है? भाव व्यंजना की दृष्टि से क्या है, ये एक कविता जो होती है, आपकी राइट आंसर है यहाँ पर बताना है, ध्रुवोद रचना है, श्रेष्ठ रचना में से एक है, आरंभिक रचना है, या प्रकृति चित्रण की दृष्टि से बेजोड़ है। देखिए प्रकृति चित्रण तो किसी हाल में है ही नहीं, इसमें कोई प्रकृति के साथ तो कोई इसमें दिया हुई नहीं है ना। तो आरंभिक रचना भी नहीं कह सकते, ध्रुवोद रचना ये भी बिल्कुल अनावश्यक सा आंसर दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर 2 श्रेष्ठ रचनाओं में से है ना। भाव व्यंजन की दृष्टि से, भाव देखिए यहाँ पे करुण रस का भाव कितना बढ़िया आ रहा है, पढ़ते ही हम लोगों को अपने अंदर से उसका भाव व्यक्त हो रहा है। चलिए अगला देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है। रचयिता के विषय में यह निर्विवाद सत्य है कि वह सर्वोत्कृष्ट कवयित्री थी, या साधना में दूसरी मीरा थी, या तीसरा छायावादी त्रयी में ना होकर अपनी विशिष्ट पहचान रखती थी, या चौथा सुप्रसिद्ध छायावादी कवयित्री थी। अब देखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका कौन सा है बताना है आपको। महादेवी वर्मा के द्वारा रचित है, तो महादेवी वर्मा आपकी कैसी कवयित्री थी?
देखो महादेवी वर्मा जो थी आपकी जो है सुप्रसिद्ध छायावादी कवियत्री थी। यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाता है 4। ठीक है, तो रचयिता के विषय में जो कविता जिसने लिखी हुई है महादेवी वर्मा, तो वह सुप्रसिद्ध छायावादी कवियत्री में से एक थी। तो बच्चों यहाँ पर हमने देखे 30 क्वेश्चन फटाफट हिंदी भाषा से जुड़े हुए। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें पहली बार आए हैं तो, और लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और हम उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। और फिर भी अगर किसी प्रकार की त्रुटि हो जाती है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। और टेट, CTET, सुपर टेट, ETC जो भी एग्ज़ाम होते हैं जिसमें हिंदी विषय प्रमुख है, उसके लिए आपके एग्जामिनेशन के लिए तैयारियों के लिए जो है काफ़ी सारे क्वेश्चन की वीडियो हमने अपने जो है प्ले लिस्ट में दे रखी है। और बहुत से सब्जेक्टों की वीडियोस भी हैं, बहुत से सब्जेक्ट्स की वीडियो भी हैं। बायो की क्लास भी चल रही है, फिजिक्स की क्लास भी केमिस्ट्री की क्लास भी चल रही है, आपकी संस्कृत की क्लास भी चल रही है। और जो है और शॉर्ट्स में आपको ड्राइंग जो है इजीली ड्राइंग बनाना भी हमारे जो है इसमें दिया जा रहा है चैनल पे। तो हम कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई वीडियो आपके सब्जेक्ट से जुड़ी हुई या आपके मनोरंजन से जुड़ी हुई या आपके जो है विषय से जुड़ी हुई आपको जो है उपलब्ध कराएं। और यदि आपको लगता है कि कोई भी चीज़ आपको हमसे अपेक्षित है, आप चाहते हैं कि हम ये चीज़ आपको अपने वीडियो के द्वारा उपलब्ध कराएं, तो कमेंट सेक्शन में हमको बताएं। हम आप कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या का समाधान करें, आपके लिए जो है अच्छे से उस चीज़ को जो है एक्सप्लेन कर आपको बताएं। तो बच्चों हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, टेक केयर, और मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय, थैंक यू।